हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेक्शन में हमने देखा था कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द नेचर ऑफ मटेरियल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर किसी भी वायर के शेप में चेंज करते हैं, मतलब उसकी लेंथ को अगर बढ़ा देते हैं या उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम करते हैं तो रेजिस्टेंस पर उसका क्या इफेक्ट होता है। तो उसी में एक फिनोमिना है हमारे पास है, जो है वो है स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। तो जब हम किसी भी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो उसका वॉल्यूम होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम ऑफ द वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा और साथ में उसका मास भी कांस्टेंट होगा तो लेंथ जब हम उसकी इंक्रीज करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। आपने कभी अपने घर पर भी किसी रबर को स्ट्रेच करके देखा होगा, तो उसकी जब लेंथ बढ़ती है तो उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो ऑटोमेटिकली ही यहाँ पर डिक्रीज होने लग जाता है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं एक वायर जिसकी लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है। ठीक है, तो लेंथ कितनी है उसकी, L1 लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है, तो उसकी रेडियस हम R1, तो डायमीटर उसका D1 मान लेते हैं, और उसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर है R1 इक्वल टू रो L1 A1। ठीक है, अब हमने इसी को बढ़ाया, मतलब इसको स्ट्रेच किया, तो आफ्टर स्ट्रेचिंग क्या होगा, इसकी लेंथ चेंज होगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी चेंज होगा। ठीक है, लेकिन रो पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब यहाँ पर हम जो सेकंड हमारा आफ्टर स्ट्रेचिंग हमारे जो वैल्यूज होगी, ये देखो मान लो कि हमारे पास ये आफ्टर स्ट्रेचिंग हमारे पास जो वैल्यूज होगी वो L2 रो तो अनचेंज होगा और A2 हो जाएगी। लेकिन हमने जैसा कहा कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो डिक्रीज होगा, लेकिन जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो मान लो कि इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो A1 L1 था, इसका जो इनिशियल वॉल्यूम था वो A1 L1 था, तो जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, A1 L2 हो जाएगा, सॉरी A2 L2 हो जाएगा। तो इनिशियल जो वॉल्यूम था वो था A1 L1 और जो फाइनल वॉल्यूम था वो था A2 L2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर L1 अपॉन L2 इक्वल टू हो जाएगा A2 बाय A1। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू हो जाएगा A2 बाय A1। ठीक है, ये इक्वेशन हमारे अभी काम में आने वाली है आगे, जब हम इक्वेशन को आगे डिराइव करेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर जैसे R1 इक्वल टू तो रो L1 अपॉन A1 था, तो इसका रेजिस्टेंस मान लो R2 ले लेता हूँ मैं, तो ये जो R2 होगा ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो L2 बाय A2। ठीक है, तो R1 आ चुका है, R2 आ चुका है, मुझे अब R1 और R2 को कंपेयर करना है। तो मैं कंपेयर कैसे करूंगा, इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा। तो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, अगर मैं R1 अपॉन R2 करता हूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, L1 अपॉन A1 डिवाइडेड बाय L2 बाय A2। ओके, सो दैट इज इक्वल टू L1 A1, और इसको अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिल जाएगा A2 बाय L2। इसको मैं यहाँ से ये इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो R1 अपॉन R2 कितना हो गया, L1 अपॉन A1 इंटू A2 बाय L2 हो गया। अब मैं अगर यहाँ पर इस L1 अपॉन L2 और जो A2 अपॉन A1 है इसकी जगह पर मैं यहाँ से देखो, यहाँ से कंपेयर करूँ, तो मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन हो जाएगी यहाँ पर L1 अपॉन L2 इंटू A2 बाई A1। A2 बाई A1 किसके बराबर है, L1 अपॉन L2 के बराबर है, तो भी L1 अपॉन L2 हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो R1 अपॉन R2 होगा, R1 अपॉन R2 इसका होगा किसके बराबर हो जाएगा, L1 अपॉन L2 के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जो रेजिस्टेंस, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ चेंज इन लेंथ। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर देखो, अगर हम इसको, मैंने यहाँ पर नीचे नोट्स भी लिखा हुआ है कि अगर ये जो R2 होगा ये रो L2 बाई A1 होगा, यहाँ पर हमें R1 अपन R2 L1 अपन L2 इंटू A2 बाई A1 हुआ, इसका स्क्वायर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के टर्म में देखें तो A2 बाई A1 का होल स्क्वायर होगा। तो हम इसका फाइनल रिजल्ट अगर देखें तो फाइनल रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट में हमको ये मिलेगा जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर है, और अगर रेडियस की बात करें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R टू द पावर 4 है।
ठीक है। तो इसको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि if a wire is of length L is stretched to its double to its length, okay, if wire is stretched to double to its length, अगर उसकी लेंथ के डबल हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ से उसको डबल स्ट्रेच कर देते हैं, तो उसके रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होंगे। डायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर होगा, अगर इफ लेंथ इज बिकम डबल, लेंथ इज बिकम 2 times, then definitely r is become 4 times, क्योंकि एल स्क्वायर पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई जो न्यू रेजिस्टेंस आर डेस होगा वो एन स्क्वायर टाइम्स होगा। अगर एन टाइम्स उसकी लेंथ में चेंजेस हो रहा है तो एन स्क्वायर टाइम्स वो ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो जाएगा। मान लो किसी का ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर है, तो हमने कहा कि आफ्टर स्ट्रेचिंग उसको हमने एन टाइम स्ट्रेच कर दिया, एन टाइम उसकी लेंथ को बढ़ा दिया, स्ट्रेच कर दिया, मतलब बढ़ाना नहीं, स्ट्रेचिंग ही सब वर्ड होना चाहिए यूज वहां पर, या फिर होना चाहिए कि उसका मास कांस्टेंट हो जाए, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तभी हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जनरली अगर कहा कि उसकी लेंथ बिकम डबल, तो लेंथ डबल करना मतलब तो उसके लेंथ को हमने एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ा दी ना, तो वहां पर फिर ये फार्मूला यूज नहीं होगा। वहां तो केवल सीधा सीधा वहां पर क्या हो जाएगा, लेंथ इज डबल देन दिस इज देन द रेजिस्टेंस बिकम डबल, ओके। लेकिन यहाँ पर जब उसको स्ट्रेच करेंगे तो फिर कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम एन स्क्वायर आर करेंगे। जैसे हमने कहा कि अगर उसको 4 टाइम हमने स्ट्रेच किया, मतलब उसकी लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया, तो 4 टाइम क्या मतलब उसका रेजिस्टेंस कितने टाइम बढ़ा दिया हमने, 16 टाइम्स के रेजिस्टेंस को हमने बढ़ा दिया। तो ये एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, जो कि जनरली बहुत बार डायरेक्टली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच्ड टू गेट द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ, ओके। कितना है लेंथ एल है, रेजिस्टेंस कितना है आर है, गेट रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ, ओके, और स्ट्रेच्ड कर रहे हैं उसको यहाँ पर। तो व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, तो न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें मालूम है कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R2 बाई R1 का होल की पावर 4 होता है। ठीक है, अभी हमने रिलेशन पढ़ाई है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो R2 है वो बिकम हाफ ऑफ R1 है, तो R1 कितना है R, तो ये हो जाएगा R बाई 2। ठीक है, इसका जो हम R से R कैंसिल कर देंगे, 2 टू द पावर 4 करेंगे, तो 2 टू द पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर R डेस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो 16 टाइम यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर बात की यहाँ पर किसकी, रेडियस की बात की, लेकिन लेंथ की बात करते हैं तो फिर जो हमारा एन स्क्वायर आर वाला फार्मूला था वो यहाँ पर अप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक हमने कल पढ़ा था टेम्परेचर डिपेंडेंसी, तो यहाँ पर टेम्परेचर डिपेंडेंसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 20 ओम and 500 degree centigrade is 60 ohm, at which temperature resistance will be 25 ohm, okay। तो ये भी एक सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको देखो एक टेम्परेचर T1 दिया हुआ, उस पर रेजिस्टेंस R1 दिया हुआ, ये हमारा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, T1 हो गया, रेजिस्टेंस हो गया R1, ये टेम्परेचर T2 हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमको मिल गया R2, ओके। अब हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R निकालना है, R दिया हुआ है, लेकिन हमको निकालना है कि कितने टेम्परेचर पर होगा, मतलब T निकालना है हमें। अच्छा, और एक और बात, यहाँ पर हमें एक और जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, अल्फा, अल्फा की वैल्यू भी नहीं दी हुई है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें R1 R2 निकाल लेंगे, R1 R2 निकालेंगे अलग अलग और उनको डिवाइड कर देंगे। उनको डिवाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लेंगे हम, और उसके बाद फिर हम फाइंड आउट कर लेंगे यहाँ पर किसकी वैल्यू, टी की वैल्यू। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमने R1 बाई R2 की वैल्यू निकाल ली, R1 बाई R2 इक्वल टू 1 अपन अल्फा T1 अल्फा T2 किया हमने यहाँ पर। देन उसके बाद हमने क्या किया, अल्फा निकाला, तो अल्फा कितना निकला हमारे पास, 1 अपन 220 निकल गया। ठीक है, अब अगेन हम सेम फार्मूला यूज कर लेते हैं क्योंकि हमको तो अल्फा की रिक्वायरमेंट है, तो हमारे पास इसी फार्मूला में हम एक जो यही फार्मूला जो हमारा था 20 बाई R1 बाई R2 वाला, उसमें हम क्या करेंगे कि जो R2 है उसकी जगह पर हमारा गिवन रेजिस्टेंस लिख देंगे 25 ओम। ठीक है, तो टेम्परेचर अननोन कर देंगे यहाँ पर टी, और इसको फिर कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्वेश्चन था जो कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी।
एक बात मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि एनसीईआरटी में भी बहुत अच्छे अच्छे जो सॉल्व एग्जाम्पल है वो जरूर करना है हमें। एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो हैं टेम्परेचर डिपेंडेंसी के ऊपर। तो और सीबीएसई में भी, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस। इस पर क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इस टॉपिक को आप जरूर अच्छी तरीके से क्लियर कर इस तरह से पढ़ें, और इसमें कोई भी जगह डाउट हो तो मुझसे क्लास में फिर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन है जो करना चाहते हैं हम। दैट इज द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज गिवन, और दैट इज इक्वल टू 0.00125 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, ये हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट दिया हुआ है, और टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन है, उस पर रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम। तो हमें फाइंड आउट करना है कि जो 2 ओम रेजिस्टेंस होगा वो कितने टेम्परेचर पर होगा। ठीक है, तो क्या गिवन है हमें यहाँ पर, हमें गिवन जो है वो पहले हम देख लेते हैं। तो हमें अल्फा गिवन है, अल्फा दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है। ओके, अल्फा T1 R1 हमें गिवन है, और हमें R2 भी दिया हुआ है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, T2। तो सेम फार्मूला लगा देंगे, R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 प्लस अल्फा T1 और अपॉन T2। वैल्यू पुटअप करेंगे, और वैल्यू पुटअप करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल न्यूमेरिकल पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको भी सॉल्व कीजिए। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी एक्चुअली में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है स्केलर फॉर्म, लेकिन अगर हमको वेक्टर फॉर्म में निकालना है, चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज निकालना है वेक्टर फॉर्म में, तो हम निकालते हैं करंट डेंसिटी के हेल्प से। तो करंट डेंसिटी एक्चुअल में क्या होता है, करंट डेंसिटी होता है करंट पर यूनिट एरिया। ओके, तो current density at any point inside a conductor is defined as a vector having magnitude equal to electric current per unit area. ओके, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया। और यहाँ पर जो एरिया होगा, एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। जो एरिया होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द चार्ज फ्लो और करंट। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, J इक्वल टू DI/dA, करंट पर यूनिट एरिया। यहाँ पर हम ये देखिए फार्मूला हाईलाइट कर देता हूँ। ये J इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, DI/dA। तो यहाँ पर देखो दो अलग अलग केस हमारे पास दिए हुए हैं। एक केस में तो जो सरफेस एरिया है उसकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे पास J/A हो ही जाएगा। और जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, डायरेक्शन ऑफ जो करंट डेंसिटी है वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ DA हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। लेकिन सेकंड केस में क्या हो रहा है, सेकंड केस में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एंगल थीटा से यहाँ पर इंक्लाइंड हो चुका है। तो यहाँ पर जब ये इंक्लाइंड हुआ तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो एरिया वेक्टर तो ये यहाँ पर होगा DA। ठीक है, तो ये जो एरिया वेक्टर होगा ये J के साथ में, अब J की डायरेक्शन लेकिन हमेशा परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल टू द वो होगी। यहाँ पर हमने कहा ही है अभी तक, क्या कहा हमने कि द एरिया इज नॉर्मल टू द सरफेस डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो। ओके, तो यहाँ पर अब इस केस में जो हमारे पास करंट डेंसिटी का फार्मूला हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, J/DI/dA cos थीटा, DA cos थीटा अलोंग द J, हमें DA लेना पड़ेगा यहाँ पर, तो DA cos थीटा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसको नीचे डाउन करके फिर आपको बताता हूँ। और ये देखिए, ये देखिए, एक मिनट। तो if the cross section area is not normal to the current but makes an angle of theta with the direction of current, then J इक्वल टू कितना हो जाएगा, DI/dA cos थीटा। और DI की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, J/dA cos थीटा। और सिंपली हम लिख सकते हैं इसको वेक्टर फॉर्म में कि जो I होगा हमारे पास वो कितना हो जाएगा, J.dA, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J.dA। ये भी वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पर हम करंट को स्केलर, जो करंट होगा वो क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। या सिंपली अगर यूनिफॉर्म जे जे की वैल्यू यूनिफॉर्म हो तो यहाँ पर हम जे इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, आई अपॉन ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इस केस में आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे ए हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमें स्केलर फॉर्म में चार्ज ऑफ फ्लो को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम डायरेक्टली करंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में कहीं भी जरूरत पड़ती है तो हम फिर वहां पर करंट डेंसिटी का यूज करते हैं। तो बस okay, what is the unit of that current density? The unit of current density is ampere meter square. That is the unit of current density, ampere meter square. It is a vector quantity. Okay, SI unit is, and the direction is same as the direction of electric field. Electric field intensity की जो डायरेक्शन होती है वही उसी के along जो होती है यहाँ पर करंट डेंसिटी की डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम करंट डेंसिटी को रिलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर कैसे रिपोर्ट करेंगे, जे इक्वल टू हो जाता है यहाँ पर सिग्मा ई। अब ये सिग्मा ई कैसे आया, तो उसको आपको डिटेल में बता देता हूँ। हमें मालूम है कि वी इक्वल टू होता है आई आर, ओके। तो यहाँ पर वी इक्वल टू हमारे पास आई आर हो गया, और आर इक्वल टू कितना होता है, आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, रो एल बाई ए हो जाता है। तो मैं यहाँ पर वी इक्वल टू लिख सकता हूँ रो एल बाई ए इंटू आई। आई बाई ए किसके बराबर है, आई बाई ए क्या है यहाँ पर जे के बराबर है, तो जाएगा रो एल और ये हो जाएगा जे। अब वी बाई एल किसके बराबर है, अगर मैं इसको वी के नीचे ले लेता हूँ तो मुझे बताओ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चल देखो वी बाई एल इक्वल टू हो जाएगा रो जे। तो वी बाई एल किसके बराबर है, वो ई के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, वी बाई एल ही होता है। तो यहाँ पर और ये हो जाएगा रो और जे, ठीक है। और जे इक्वल टू कितना हो जाएगा ई बाय रो, और वन बाय रो किसके बराबर है, सिग्मा, ठीक है, कंडक्टिविटी के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा जे इक्वल टू सिग्मा ई, ठीक है। दैट रिलेशन इज आल्सो कॉल्ड द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, is also called the vector form of Ohm's law. तो what is the vector form of Ohm's law, J equal to sigma E। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो सभी क्वांटिटीज है ना, ये दोनों क्वांटिटीज क्या है, दोनों क्वांटिटीज यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटीज है, ठीक है। तो ये जो J होता है ये किस पर डिपेंडेंट होता है, E पर डिपेंडेंट होता है। J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं करंट कैरियर्स के बारे में। तो डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट करंट कैरियर अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर में जो करंट कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे, करंट कैरियर का की तरह करंट को कैरी करेंगे, ठीक है। एक मिनट थोड़ा मैं इसको पिक्चर को सेट कर दूं, यस। तो द चार्ज फ्लो पार्टिकल whose flow in a definite direction constitute the electric current are called the charge carrier. In the different situation current carriers are different. In the solid conductor like metal current carrier are free electrons, okay। लिक्विड में क्या होते हैं, लिक्विड में जो करंट कैरियर होते हैं उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ओके। गैसेस में क्या होता है, गैसेस में जो करंट कैरियर होते हैं वो भी पॉजिटिव आयन होते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो करंट कैरियर होते हैं वो होल्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सेमीकंडक्टर तो हम बहुत बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी मेनली जो हम पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी हम करंट जो पढ़ने वाले हैं ना वो सॉलिड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हमें इतना ध्यान रखना है कि जो सॉलिड होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, उसमें जो करंट कैरियर होते हैं क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके। तो ये इस लेक्चर में इतना ही, इस लेक्चर को यहीं पर हम एंड करने वाले हैं, ठीक है। और अगला जो लेक्चर हमारा होगा उसमें अब हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, मैकेनिज्म ऑफ करंट इन अ सॉलिड। ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।